Namaskar everybody. Today we are going to discuss something about the Universal Declaration of Human Rights 1948. मीन माय डिफेंस, आज हम मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के बारे में बात करने जा रहे हैं कि यूडीएचआर क्या है और यूडीएचआर में कितने प्रकार के ह्यूमन राइट्स मेंशन किए गए हैं। उनको हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताना चाहेंगे। जहाँ तक कि माय डिफेंस हम यूडीएचआर की बात करते हैं, इसे फुल फॉर्म में हम द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 कह सकते हैं। ये यूडीएचआर क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। माय डिफेंस की जो यूडीएचआर है ये यूएन मीन यूनाइटेड नेशंस के द्वारा लाई गई है। इस यूडीएचआर में 30 आर्टिकल्स हैं और ये जो यूडीएचआर है ये 10 दिसंबर 1948 को अडॉप्ट की गई है और 10 दिसंबर 1948 को हम विश्व मानव अधिकार दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मीन्स वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे या फिर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मीन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के रूप में भी हम इसे मनाते हैं। जब माय डिफेंस हम यूडीएचआर की बात करते हैं तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो यूडीएचआर है वो यूएन जो चार्टर है, यूएन चार्टर का ही रीअफर्मेशन है। और यूएन जो है हमारा यूनाइटेड नेशंस है जो वो प्रिंसिपल ऑफ सोवरेनिटी पर फंक्शन करता है। तो यूडीएचआर क्या है, अगर हम इसे जनरल शब्दों में समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि यूडीएचआर एक यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स की डिक्लेरेशन है, एक ह्यूमन राइट्स का बेस्ट सोर्स है जिसमें ह्यूमन राइट्स टर्म्स और ह्यूमन राइट्स क्लियरली मेंशन किए गए हैं। अगर हम सर एच लेटरपैट की बात करते हैं तो उन्होंने इस डिक्लेरेशन के बारे में ये कहा है कि ये जो यूडीएचआर है ये एक हिस्टोरिक मीन ऐतिहासिक इवेंट है। ये यूनाइटेड नेशंस की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है। अगर हम इसे इंग्लिश में समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि सर एच लेटरपैड सेड दिस डिक्लेरेशन एज एन हिस्टोरिक इवेंट ऑफ द प्रोफाउंड सिग्निफिकेंस एंड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। अगर हम JES फासेट की बात करते हैं तो उन्होंने इसे ये कहा है कि जो यूडीएचआर है वो एक्चुअली में एक खान है, एक खदान है मानव अधिकारों की। इसी से ही बाकी की छोटी छोटी जो खदानें हैं वो इसी यूडीएचआर से निकली हैं। मतलब उनका कहना ये है, आई थिंक सो, कि यूडीएचआर जो है वो एक मेन सोर्स है मानव अधिकारों का। उसे अगर हम इंग्लिश में समझना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं जो फासेट कहते हैं। फासेट एक्सप्लेन्ड दिस यूडीएचआर 1948 इज द माइन फ्रॉम विच अदर कन्वेंशंस एज वेल एज national constitutions protecting these rights have been and are being quite। ये फासेट का कहना है कि ये एक्चुअली में एक सोर्स है, हम इसे जनरली ऐसे समझ सकते हैं। अब हम माय डिफेंस बात करते हैं कि जो यूडीएचआर है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, इसमें इसको अगर हम स्टडी करें तो ऑन द बेसिस ऑफ कन्वीनियंस इसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यूडीएचआर में सबसे पहले प्रियम्बल दी गई है। किसी भी एक्ट, अधिनियम और या फिर हम किसी भी कन्वेंशंस को पढ़ते हैं तो उसमें जो भले ही 1 लाइन 2 लाइन की जो प्रियम्बल दी है, सबसे पहले हमें उसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस प्रियम्बल से जो लेजिस्लेचर है उसका इंटेंशन पता चलता है और पर्टिकुलर जो एक्ट, जो लॉ बनाया गया है उस लॉ के ऑब्जेक्टिव्स हमको पता चलते हैं। तो पहले इसमें प्रियम्बल दी गई है, उसके बाद जनरल प्रोविजंस दिए गए हैं आर्टिकल 1 से लेकर 2 तक। मीन आर्टिकल 1 और 2 मीन अनुच्छेद 1 और 2 जो है वो जनरल प्रोविजंस मीन सामान्य उपबंधों से संबंधित है। नंबर दूसरा, इसमें ह्यूमन राइट्स को कैटेगराइज किया गया है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मानव अधिकार के काइंड्स हैं, जैसे सिविल ह्यूमन राइट्स हैं, पॉलिटिकल ह्यूमन राइट्स हैं, इकोनॉमिक ह्यूमन राइट्स हैं, सोशल ह्यूमन राइट्स हैं, कल्चरल ह्यूमन राइट्स हैं। तो ये जो यूडीएचआर है ये सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को इंक्लूड करती है आर्टिकल 3 से लेकर 21 तक। मीन द सिविल एंड पॉलिटिकल ह्यूमन राइट्स हैव बीन मेंशन्ड अंडर दिस डिक्लेरेशन आर्टिकल्स 3 to 21। आर्टिकल मीन अनुच्छेद 3 से लेकर 21 तक इसमें सिविल और पॉलिटिकल राइट्स दिए गए हैं, मीन नागरिक और राजनीतिक मानव अधिकार मेंशन किए गए हैं। उसके बाद इसमें आर्टिकल
22 से लेकर 27 तक द इकोनॉमिक ह्यूमन राइट्स, सोशल ह्यूमन राइट्स एंड कल्चरल ह्यूमन राइट्स मेंशन किए गए हैं। अब सिविल राइट्स क्या होते हैं, पॉलिटिकल राइट्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, सोशल ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, कल्चरल ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, इसके बारे में मैं लास्ट वीडियो में आप सभी को बता चुका हूं। उसके बाद आर्टिकल 28 से लेकर 30 तक मिसलेनियस राइट्स दिए गए हैं, मीन विभिन्न प्रकार के अधिकारों के बारे में बात की गई है, कर्तव्यों की भी बात की गई है इसमें ब्रीफली। मीन इस यूडीएचआर को हम मेनली 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला नंबर 1 प्रियम्बल, नंबर दूसरा जनरल प्रोविजंस जो आर्टिकल 1 और 2 में दिए गए हैं, नंबर थर्ड सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आर्टिकल 3 to 21 में दिए गए हैं, और इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स आर्टिकल 22 to 27 में दिए गए हैं, और मिसलेनियस राइट्स हैं वो आर्टिकल 28 से लेकर 30 में दिए गए हैं। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एज आई हैव टोल्ड यू ऑल अर्लियर, कि इस यूडीएचआर में केवल 30 ही आर्टिकल मेंशन किए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो यूडीएचआर की प्रियम्बल है वो क्या कहती है। वो अगर हम यूडीएचआर की प्रियम्बल में आपको ब्रीफली बताना चाहूँगा, बस बहुत थोड़े से समय में, वो ये है कि जितने भी मनुष्य हैं, मनुष्यों को मानव अधिकार क्यों दिए गए, क्योंकि वो मानव हैं। मीन मानव परिवार के सभी सदस्यों के जन्मजात गौरव और समान तथा अविच्छिन्न अधिकार की स्वीकृति विश्व शांति, न्याय और स्वतंत्रता की बुनियाद है। मीन मानव परिवार का सदस्य होने के नाते हर व्यक्ति को इनहेरेंट डिग्निटी, इक्वलिटी, फ्रीडम, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, क्योंकि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है। अब पहली प्रियम्बल का जो एक पार्ट है वो ये बताता है। अगर हम इस यूडीएचआर के दूसरे पार्ट की बात करें तो ये समझ सकते हैं हम इसको इजी लैंग्वेज में, कि मानव अधिकारों के प्रति बहुत उपेक्षा हुई है मनुष्य की, और बहुत बर्बर कार्य हुए हैं, और जिसने व्यक्ति की, मनुष्य की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। तो हमारी इस विश्व व्यवस्था में मानव अधिकारों के प्रति व्यक्ति में सम्मान होना चाहिए, और व्यक्ति इस तरह मजबूर ना हो कि उसे नियम विरुद्ध, विधि विरुद्ध जाकर कोई सहारा लेना पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए एक ऐसा विधि, एक ऐसी कानून होना चाहिए जिसके अनुसार व्यक्ति प्रोटेक्शन ले सकता है और अपने राइट्स को क्लेम भी कर सकता है। इसे हम ब्रीफली ऐसे समझ सकते हैं यूडीएचआर की जो प्रियम्बल है। मीन अगर हम इसे एक हिंदी की ऑथेंटिक लैंग्वेज में कहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मानव अधिकारों के प्रति उपेक्षा और घृणा के फलस्वरूप ही ऐसे बर्बर कार्य हुए जिनसे मनुष्य की आत्मा पर अत्याचार किया गया। चूंकि एक ऐसी विश्व व्यवस्था की उस स्थापना को जिसमें लोगों को भाषण और धर्म आजादी तथा भय और अभाव से मुक्ति मिलेगी, सर्वसाधारण के लिए सर्वोच्च आकांक्षाओं को घोषित किया गया है। क्योंकि अगर अन्याय युक्त शासन और जुल्मों के विरुद्ध लोगों के विद्रोह करने के लिए, जो लोग विद्रोह कर रहे हैं, उसे ही अंतिम उपाय समझकर व्यक्तियों को, मनुष्यों को मजबूर ना होना पड़े, विधि के द्वारा उनके मानव अधिकारों की रक्षा की जाए, और जितने भी नेशंस हैं, हमारे जो राष्ट्र हैं, उनमें मैत्रीपूर्ण संबंध बढ़ते रहें, बने रहें। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये जो यूडीएचआर है वो यूएनओ के द्वारा लाई गई है, और इसमें मानव अधिकारों के कॉमन स्टैंडर्ड को अचीव करने की बात की गई है। अब माय डिफेंस, अगर हम यूडीएचआर की आगे फर्दर बात करते हैं कि यूडीएचआर, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एज अ कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट फॉर ऑल पीपल्स एंड ऑल नेशंस, कि इस यूडीएचआर का एक मिनिमम ऑब्जेक्ट ये है कि हर व्यक्ति को, हर राष्ट्र को एक ह्यूमन राइट्स का कॉमन स्टैंडर्ड अचीव करना है, और उसको दृष्टिगत रखते हुए हमें अपने देश और व्यक्तियों का इंडिविजुअली विकास करना है। अब हम बात करते हैं कि सेपरेटली इसमें जो मैंने आपको बताया कि इसमें 30 आर्टिकल्स हैं, तो वो 30 आर्टिकल्स क्या हैं उनको मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताना चाहूँगा। इसका जो आर्टिकल 1 है यूडीएचआर का, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि ऑल ह्यूमन बीइंग आर बॉर्न फ्री, हर मनुष्य का जन्म स्वतंत्र हुआ है, इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स, हर व्यक्ति को अधिकारों और गरिमा के बारे में समानता प्रदान की गई है, दे आर एंडोव्ड विद रीजन एंड कॉन्शस,
एंड शुड एक्ट टूवर्ड्स वन अनदर इन अ स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, और उनमें जो भाईचारे की भावना है वो बनी रहनी चाहिए। और भाईचारे की अगर भावना बनी रहेगी तो व्यक्ति क्या है एक्चुअली में अपने देश का भी विकास कर सकता है, और जब देश का विकास होगा, व्यक्ति का विकास होगा, तो फिर वो संपूर्ण विश्व का भी विकास किया जा सकता है। अगर हम आगे फर्दर अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 2 के बारे में, आर्टिकल 2 क्या क्या कहता है? आर्टिकल 2 ये कहता है एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू ऑल द राइट्स एंड फ्रीडम्स which have been mentioned in this declaration, कि इस डिक्लेरेशन में जो सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स दिए गए हैं वो हर व्यक्ति को अवेलेबल है, हर व्यक्ति उनका हकदार है। या हम इसे कहें कि हु इज एलिजिबल फॉर ह्यूमन राइट्स? ऑल ह्यूमन आर एलिजिबल फॉर ह्यूमन राइट्स, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एज इज इररिस्पेक्टिव, उनकी एज मायने नहीं रखती, एज यहाँ पर असंगत है, हर उम्र के व्यक्ति को मानव अधिकार अवेलेबल हैं, बस मनुष्य होना चाहिए, बीइंग ह्यूमन। देन हर व्यक्ति को ये मानव अधिकार दिए गए विदाउट हैविंग एनी डिस्क्रिमिनेशन और डिस्टिंक्शन, किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, जैसे उसकी रेस क्या है, उसका कलर क्या है, उसका लिंग क्या है, लैंग्वेज क्या है, उसका धर्म क्या है, उसका पॉलिटिकल और अदर ओपिनियन, नेशनल, सोशल ऑरिजिन, प्रॉपर्टी, वर्थ और अदर स्टेटस, ये सारी चीजें माय डियर फ्रेंड्स रिस्पेक्टिव हैं। इन सारी चीजों के बिना हर व्यक्ति बीइंग ह्यूमन इज एंटाइटल्ड फॉर ऑल द ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम्स, हर ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम के लिए वो व्यक्ति इंटाइटल्ड है। अगर हम आर्टिकल 3 की बात करते हैं तो आर्टिकल 3 सभी राइट्स का पेरेंट्स भी कहा जाता है, और दिस आर्टिकल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स। ये आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 ये कहता है एवरीवन हैज राइट टू लाइफ, लिबर्टी, लाइफ मीन प्राण, लिबर्टी मीन स्वतंत्रता, सिक्योरिटी मीन सुरक्षा ऑफ पर्सन। Everyone has right to life, liberty and the security of person, कि हर व्यक्ति को प्राण, स्वतंत्रता और दैहिक सुरक्षा का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 3 में, मीन अनुच्छेद 3 में। अगर हम आर्टिकल 4 की बात करें तो आर्टिकल 4 क्या कहता है? एक्चुअली में आर्टिकल 4 जो गुलामी है, दास्ता है, अधिसेविता है, सर्विट्यूट है, कि कोई भी किसी का गुलाम नहीं होगा, कोई किसी की गुलामी नहीं करेगा, इस चीज को प्रतिषेध कर दिया है, निषेध कर दिया गया है। अगर हम गुलामी की बात करें तो अब्राहम लिंकन को बहुत बड़ा श्रेय जाता है कि अब्राहम लिंकन ने अमेरिका जैसे कंट्रीज में गुलामी की प्रथा को हमेशा के लिए अबोलिश कर दिया, खत्म कर दिया, और अब्राहम लिंकन ह्यूमन राइट्स के बहुत बड़े समर्थक भी रहे हैं। तो नो वन शैल बी हेल्ड इन स्लैवरी और सर्विट्यूड, स्लैवरी and the slave trade shall be prohibited in all their forms, कि कोई किसी का गुलाम नहीं होगा, गुलामी नहीं होगी, और प्लस सर्विट्यूड नहीं होगा, और इस तरह का व्यापार भी निषिद्ध कर दिया गया है, प्रतिषेध कर दिया गया है, रेस्ट्रिक्टेड है, इट इज नॉट अलाउड। अगर हम आर्टिकल 5 की बात करें तो वो क्या कहता है? आर्टिकल 5 एक्चुअली में टॉर्चर, क्रूएलिटी, इनह्यूमन बिहेवियर और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट की बात करता है। मीन हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा जो आर्टिकल 5 है वो क्रूर, अमानवीय, अपमानजनक व्यवहार और दंड के विरुद्ध प्रतिषेध का अधिकार है। मीन ये सारी चीजें प्रोहिबिट कर दी गई हैं। नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर और टू क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट, कि किसी भी व्यक्ति के साथ क्रूएलिटी नहीं की जाएगी। क्रूएलिटी को अगर हम समझें तो दो तरह से, फिजिकल क्रूएलिटी, मेंटल क्रूएलिटी, एंड टॉर्चर, अमानवीय व्यवहार, पशुवत व्यवहार, डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और सजाएं इस तरह की नहीं दी जाएंगी। आर्टिकल 5 उनको डिनाई करता है। अगर हम आर्टिकल 6 की बात करते हैं तो आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 एक्चुअली में विधि के समक्ष व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार देता है। एवरीवन हैज द राइट टू रिकॉग्निशन एवरीवेयर एज अ पर्सन बिफोर लॉ। अगर हम इसे ऐसे समझे कि हर व्यक्ति लॉ के सामने, मीन बिफोर लॉ, हर व्यक्ति को इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, कि इक्वलिटी दी गई है, और प्लस उसकी एक मान्यता है, उसकी मान्यता को इंश्योर करता है आर्टिकल 6। अगर हम आर्टिकल 7 की बात करते हैं तो ये क्या कहता है? एक्चुअली में आर्टिकल 7 ये कहता है कि बिना किसी भेदभाव के विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, आर्टिकल 7 बात करता है इन चीजों की। मीन इक्वलिटी बिफोर लॉ
और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ ऑल लॉज, दोनों अलग अलग बातें हैं। आने वाली क्लासेस में मैं इसको क्लैरिफाई करूंगा। तो आर्टिकल 7 उसकी बात करता है, मीन ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, लॉ के सामने हर व्यक्ति इक्वल है। वेयरएज आर्टिकल 6 व्यक्ति की राइट टू रिकॉग्निशन की बात करता है। डिफरेंस है आर्टिकल 6 एंड 7 में। आर्टिकल 6 ये कहता है एवरीवन हैज राइट टू रिकॉग्निशन एवरीवेयर एज अ पर्सन बिफोर द लॉ, कि लॉ के सामने हर व्यक्ति को मान्यता दी गई है। अगर हम आर्टिकल 7 की बात करते हैं तो स्पेशली आर्टिकल 7, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, इट मीन्स हर व्यक्ति विधि के सामने समक्ष समान है। एंड आर इंटाइटल्ड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ ऑल द लॉ, कि हर व्यक्तियों को जो विधि है उनका समान संरक्षण दिया गया है। ऑल आर इंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन इन वायलेशन ऑफ दिस डिक्लेरेशन एंड अगेंस्ट एनी इंसाइटमेंट टू सच डिस्क्रिमिनेशन। मतलब यह है कि विधि के समक्ष हर व्यक्ति को समानता होगी, विधियों का, लॉ का सबको समान संरक्षण दिया जाएगा, इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर अधिकारों की बात करें और उनके इन्फोर्समेंट इम्प्लीमेंटेशन की बात ना करें तो कंसेप्शन ऑफ राइट्स इज एब्सोल्युटली वर्थलेस एंड शैल बी फेल हो जाएगी। तो आर्टिकल 8 क्या कहता है? आर्टिकल 8 जो है वो एक्चुअली में राष्ट्रीय अधिकरणों के समक्ष प्रभावी उपचार का अधिकार देता है, कि जो नेशनल ट्रिब्यूनल्स हैं, मीन इन्फोर्समेंट सिस्टम की बात करता है कि आप अपने राइट को इन्फोर्स कराने के लिए कंपिटेंट ट्रिब्यूनल में उस राइट को क्लेम करके उसे इन्फोर्स करा सकते हैं। इसे अगर हम लीगल लैंग्वेज में समझना चाहें तो एवरीवन हैज द राइट टू एन इफेक्टिव रेमेडी बाय द कंपिटेंट नेशनल ट्रिब्यूनल्स फॉर एक्ट्स वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और बाय लॉ। जो लॉ के द्वारा और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो व्यक्ति को राइट प्रोवाइड किए गए हैं, अगर कोई व्यक्ति उनका वायलेशन करता है तो वो किसी राष्ट्रीय अधिकरण में जो कि सक्षम है उसमें उन राइट्स के वायलेशन के अगेंस्ट में अफेक्टिव रेमेडी को क्लेम करने के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। आर्टिकल 9 क्या कहता है? एक्चुअली में जो आर्टिकल 9 है वो मनमाने ढंग से गिरफ्तारी, डिटेंशन मीन निरुद्ध करना, निर्वासन मीन एक्साइल से स्वतंत्रता देता है। मीन नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्रेरी अरेस्टेड, डिटेंशन और एक्साइल। मनमाने तरीके से किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उसे निरुद्ध मीन बंदी बनाकर नहीं रखा जाएगा, उसका निर्वासन नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 की अगर हम बात करते हैं तो वो विधियों के या विधि के भूतलक्षी प्रभाव से स्वतंत्रता देता है। मीन अगर हम भूतलक्षी प्रभाव की बात करते हैं कि भूतलक्षी प्रभाव क्या होता है, एक्चुअली में अगर हम भूतलक्षी प्रभाव की बात करें तो इसे हम आर्टिकल 11 में स्पेसिफिकली हम पढ़ेंगे। स्पेसिफिकली हम आर्टिकल 11 में से पढ़ेंगे कि भूतलक्षी प्रभाव क्या है। भूतलक्षी प्रभाव जो है वो आर्टिकल 11 में दिया गया है। अब भूतलक्षी प्रभाव को इंग्लिश में हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कहते हैं। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया तो जिस डेट को उसने ऑफेंस किया है उस डेट को जो लॉ इन्फोर्सेबल है उसी लॉ से उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं किया जा सकता कि किसी व्यक्ति ने अगर 1 तारीख को, अगर हम सपोज करें कि किसी व्यक्ति ने 1 जनवरी 2020 को अगर कोई ऑफेंस किया है तो आप 2 जनवरी 2020 को नया लॉ बनाकर जो 1 जनवरी की इंसिडेंट है, जो 1 जनवरी को जो ऑफेंस कमिट हुआ है उस पर 2 जनवरी को जो आपने लॉ बनाया है उस लॉ को आप उस पर एप्लीकेबल मीन इन्फोर्स या इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बात है। मीन भूतलक्षी विधियों के प्रभाव से स्वतंत्रता दी गई है तो वो आर्टिकल, वंस अगेन आई रिपीटेड, आर्टिकल 11 में दी गई है। और आर्टिकल 11 जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से प्रोटेक्शन देता है। क्योंकि अगर माय डिफेंस हम यहाँ पर अभी हमने आर्टिकल 9 की बात की, नो पर्सन शैल बी सब्जेक्ट टू आर्बिट्रेरी अरेस्ट, डिटेंशन और एक्साइल, और अभी हमने आर्टिकल 11 के एक पार्ट की बात की है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बात की है। इससे पहले ये बात मैं इसलिए क्लैरिफाई कर रहा हूं क्योंकि आर्टिकल 10 ये कहता है एवरीवन इज एंटाइटल्ड इन फुल इक्वालिटी टू अ फेयर एंड पब्लिक हियरिंग बाय एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल in the determination of his right and obligations and of any criminal charge against him।
मीन अगर हम आर्टिकल 10 की बात करते हैं तो स्वतंत्र और निष्पक्ष अधिकरण द्वारा, न्यायालय द्वारा निष्पक्ष, रिजु मीन फेयर, बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक पब्लिक हियरिंग का अधिकार दिया गया है, वो आर्टिकल 10 में दिया गया है। अगर हम आर्टिकल 10 की बात करते हैं तो इसमें इसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो भी ट्रिब्यूनल, जो भी कोर्ट इसमें हियरिंग करेगा या कार्यवाही करेगा, वो उसमें किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसके लिए व्यक्तियों को मानवाधिकार आर्टिकल 10 में दिया गया है। अगर हम आर्टिकल 11 की बात करते हैं तो आर्टिकल 11 हमें कई तरह से ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करता है। मीन आर्टिकल 11 में 2 क्लॉजेस हैं। पहला क्लॉज क्या है जो काफी पॉपुलर है, मैं आपको बताना चाहूंगा। क्लॉज 1 आर्टिकल 11 क्या कहता है? एवरीवन चार्ज्ड विद अ पीनल, इसे हम पैनल नहीं पढ़ेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन पीनल होता है। पीनल ऑफेंस हैज द राइट टू बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defense. मीन अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया है तो उस व्यक्ति को इनोसेंट मीन निर्दोष उपधारित किया जाएगा। निर्दोष उसे हम मानेंगे जब तक कि कंपिटेंट कोर्ट, सक्षम न्यायालय उसे गिल्टी हिल्ड नहीं कर देता, मतलब उसको कन्विक्शन नहीं कर देता, तब तक हर पर्सन को जिस पर आरोप लगाया गया है, उसे हम एक्यूज्ड कहते हैं, हर एक्यूज्ड पर्सन को इनोसेंट प्रिज्यूम किया जाएगा। ये क्लॉज 1 आर्टिकल 11 कहता है। अगर हम क्लॉज 2 और आर्टिकल 11 की बात करें, बट उससे पहले मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आर्टिकल 11 व्यक्ति को, एक्यूज्ड पर्सन को राइट टू डिफेंस भी देता है। मीन एक्यूज्ड पर अगर आरोप लगाया गया है तो वो डिफेंस करने का भी अधिकार रखता है। क्लॉज 2 क्या कहता है? नो वन शैल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ एनी पीनल ऑफेंस ऑन अकाउंट ऑफ एनी एक्ट और ओमिशन विच डिड नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ पीनल ऑफेंस अंडर नेशनल इंटरनेशनल लॉ एट द टाइम व्हेन इट वाज कमिटेड एंड नॉर शैल अ हैवियर penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offense was committed. That we have discussed at retrospective effect. जो भूतलक्षी प्रभाव की हमने बात की है वो एक्चुअली में क्लॉज 2 आर्टिकल 11 में मेंशन किया गया है। और जो ऑफेंस उसने किया है उस ऑफेंस में जो पनिशमेंट दी गई है उसी पनिशमेंट को उसे दिया जाएगा, उससे ज्यादा उसे पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है। लेकिन पनिशमेंट भी तब दी जाएगी जबकि ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उसने पर्टिकुलरली किसी पीनल ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट किया है। कॉन्स्टिट्यूट मीन गठन किया है, उसका कोई अपराध किया हुआ होना चाहिए। देन अदरवाइज द पर्सन कैन नॉट बी कन्विक्टेड, वो व्यक्ति कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। अगर हम आगे बात करें आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 जो है वो व्यक्ति को एकांतता, परिवार, घर और पत्र व्यवहार का अधिकार देता है। अगर हम एक्चुअली में आर्टिकल 13 की बात करें कि आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 जो है वो राज्य की सीमाओं के भीतर संचरण और निवास की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। और आर्टिकल 13 का जो क्लॉज 2 है वो अपने देश को या किसी भी देश को छोड़ने और अपने देश में वापस आने का अधिकार भी देता है। आर्टिकल 13 ये कहता है एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस विद इन द बॉर्डर्स ऑफ ईच स्टेट। क्लॉज 2 ये कहता है आर्टिकल 13 एवरीवन हैज राइट टू लीव एनी कंट्री, कि किसी भी व्यक्ति को देश छोड़ने का अधिकार है, इंक्लूडिंग हिज ओन, एंड टू रिटर्न टू हिज कंट्री, अपने देश को छोड़ने का अधिकार और रिटर्न टू कंट्री, वापस आने का भी अधिकार है। अगर हम आर्टिकल 14 की बात करें माय डिफेंस, आर्टिकल 14 क्या कहता है? एक्चुअली में आर्टिकल 14 में 2 क्लॉजेस हैं। तो क्लॉज 1 आर्टिकल 14 क्या कहता है? एवरीवन हैज द राइट टू सीक एंड टू एंजॉय इन अदर कंट्रीज असाइलम फ्रॉम परसिक्यूशन। मीन आर्टिकल 14 क्लॉज 1 जो है वो असाइलम की बात करता है। असाइलम मीन आश्रय। अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई यातनाएं की जाती हैं तो यातनाओं के कारण अन्य देशों में आश्रय मांगने और आश्रय के उपभोग करने का अधिकार भी व्यक्ति को दिया गया है। अपने देश को या किसी देश को छोड़ने और अपने देश में वापस आने का अधिकार भी अभी हमने आर्टिकल 13 में पढ़ा। यही हमें आर्टिकल 14 असाइलम की बात कर रहा है कि एवरीवन हैज राइट टू असाइलम।
असाइलम मीन आश्रय। क्लॉज 2 क्या कहता है? द राइट में नॉट बी इन्वोक्ड इन द केस ऑफ प्रोसिक्यूशंस genuinely arising from non-political crimes from act contrary to the purpose and principles of United Nations। इस अधिकार का मीन जो क्लॉज 2 आर्टिकल 14 है वो ये कहता है कि एक्चुअली में ये अधिकार का प्रयोग आप कब नहीं कर सकते हैं? अगर यूएन के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट में है, उसके पर्पजेस के अगेंस्ट में है, तो आप इस राइट टू असाइलम का यूज नहीं कर सकते। ये राइट टू असाइलम इज सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। आर्टिकल 15 जो है वो ये कहता है एवरीवन हैज राइट टू अ नेशनलिटी। हर व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार दिया गया है। नो वन शैल बी आर्बिट्रेरी डिप्राइव्ड ऑफ हिज नेशनलिटी नॉट डिनाइड द राइट टू चेंज हिज नेशनलिटी। मीन हर व्यक्ति को अपनी राष्ट्रीयता का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रीयता से किसी को वंचित नहीं किया जाएगा मनमाने तरीके से, और प्लस हर व्यक्ति को अपनी राष्ट्रीयता को बदलने का भी अधिकार दिया गया है आर्टिकल 15 में। मीन अगर आप अपने देश की नागरिकता छोड़कर अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता लेना चाहते हैं तो यू आर अलाउड टू डू सो, बशर्ते वो कंट्री आप उस कंट्री में जो लॉ अवेलेबल है उस कंट्री के लॉज में जो कंडीशंस दी गई हैं, अगर आप उन कंडीशंस की कंप्लायंस को फुलफिल करते हैं देन आप नेशनलिटी एक्वायर कर सकते हैं। अगर हम आर्टिकल 16 की बात करते हैं कि आर्टिकल 16 क्या कहता है, एक्चुअली में आर्टिकल 16 जो है वो व्यक्ति को विवाह करने का अधिकार, अपना परिवार बनाने का अधिकार देता है। एवरी पर्सन हैज राइट टू मैरी एंड टू एस्टैब्लिश हिज फैमिली, कि हर व्यक्ति को अपना विवाह करने का अधिकार और प्लस हर व्यक्ति हकदार है अपना परिवार बनाने का अधिकार भी है हर व्यक्ति को, बशर्ते कि मैरिज फ्री एंड फुल कंसेंट से होना चाहिए और मैरिज की जो एज फिक्स की गई है वो एज पूरी होना चाहिए। देन आपको ह्यूमन राइट्स अवेलेबल है, राइट टू मैरी एंड राइट टू एस्टैब्लिश द फैमिली। आप अपनी फैमिली को एस्टैब्लिश भी कर सकते हैं और प्लस आपको मैरिज तोड़ने का भी अधिकार दिया है, मीन डिसॉल्व, जैसे हम डिवोर्स कहते हैं। अगर मैरिज की है तो मैरिज को तोड़ने का भी अधिकार आपको अवेलेबल है। अगर हम आगे बात करें आर्टिकल 17 की, आर्टिकल 17 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये क्या कहता है एक्चुअली में? Everyone has the right to own property alone as well as in association with others। कि आर्टिकल जो 17 है, आर्टिकल 17 संपत्ति में स्वामित्व के अधिकार देता है कि हर व्यक्ति को राइट टू प्रॉपर्टी अवेलेबल है। बट नो वन, क्लॉज 2 आर्टिकल 17 ये कहता है नो वन शैल बी आर्बिट्रेरली डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी, कि किसी भी व्यक्ति को आप मनमाने तरीके से, मनमाने ढंग से संपत्ति से डिप्राइव नहीं कर सकते हैं। और संपत्ति से अगर डिप्राइव करना है तो उसके लिए जो लॉ की प्रोसेस है उस लॉ की प्रोसेस की कंप्लाइंस आपको करना पड़ेगी। मीन अकॉर्डिंग टू लॉ आप किसी व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, और बिना लॉ के मनमानी तरीके से आर्बिट्रेरी बेमिसकली आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम आर्टिकल 18 की बात करें तो आर्टिकल 18 जो है वो व्यक्ति को विचार, अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। मीन एवरीवन हैज राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड कॉन्शियस एंड रिलीजन। ये आर्टिकल 18 की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 19 क्या कहता है? अगर माय डियर फ्रेंड्स हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं तो आर्टिकल 19 अभिमत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन। आपको अपने विचार, अभिव्यक्ति का अधिकार है, लेकिन सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। इन पर रेस्ट्रिक्शंस है कि मानव अधिकार और मूल अधिकार दोनों में डिफरेंस है, आने वाली क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मानव अधिकार और मूल अधिकार बोथ आर नॉट एब्सोल्यूट, ये पूर्ण अधिकार नहीं है, एग्जॉस्टिव नहीं है। ऑल ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स आर अंडर द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। इन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। आप भड़काऊ भाषण या ऐसे भाषण जिससे किसी भी देश की यूनिटी, इंटेग्रिटी अगर वायलेट होती है तो वो वहाँ पर आपको फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन शैल नॉट बी अवेलेबल नहीं होगा। अगर हम आर्टिकल 20 की बात करते हैं तो आर्टिकल 20 शांतिपूर्ण सम्मेलन और संगम की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीडम of peaceful assembly and association, no one may be compelled to belong an association। मतलब किसी भी व्यक्ति को आप किसी भी एसोसिएशन में
भाग लेने के लिए मजबूर नहीं करेंगे कि आप इसके मेंबर बन ही जाइए। अगर हम आर्टिकल 21 की बात करते हैं कि आर्टिकल 21 क्या कहता है, आर्टिकल 21 लोक मामलों में भाग लेने का अधिकार देता है। इट मीन्स एवरीवन हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ हिज कंट्री डायरेक्टली और थ्रू फ्रीली चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स। मीन आपकी कंट्री की जो सरकार है, उस सरकार में आप पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं खुद से या फ्रीली चूजन रिप्रेजेंटेटिव से, जो स्वतंत्र रूप से चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से भी आप अपने देश की सरकार में भाग लेने का अधिकार आर्टिकल 21 से रखते हैं। अब हम अगर आगे बात करें क्लॉज 2 आर्टिकल 21 की, वो ये कहता है एवरीवन हैज द राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस इन हिज कंट्री। मीन हर व्यक्ति को समान रूप से अपने देश में जो लोक सेवाएं हैं उनकी एक्सेस का अधिकार दिया गया है। और अगर हम आगे बात करें क्लॉज 3 की, ये कहता है द विल ऑफ द पीपल शैल बी द बेसिस ऑफ द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। दिस विल शैल बी एक्सप्रेस्ड in periodic and genuine elections, which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedure. मीन अभी जो सरकार है उसमें जहां तक हमने बात की कि आपको अपने देश की सरकार में भाग लेने का अधिकार है, तो उसमें इलेक्शंस की हम बात कर रहे हैं, अडल्ट सफरेज की बात कर रहे हैं, और सीक्रेट वोट्स होंगे, उनकी प्रोसीजर्स होंगी, लॉ बनाकर इलेक्शंस वोट, ये सारी चीज़ें करने के जो अधिकार हैं वो भी इसी आर्टिकल में दिए गए हैं। ये अभी मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी जो यूडीएचआर है उसमें ह्यूमन राइट्स के काइंड्स दिए गए हैं। तो अभी हमने जितने भी ह्यूमन राइट्स की बात की आर्टिकल 3 से लेकर 21 तक, ये सभी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स थे। अब हम फर्दर आर्टिकल 22 से लेकर 27 तक इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स की बात करेंगे। तो आर्टिकल 22 व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार देता है। मीन हर व्यक्ति को सोशल सिक्योरिटी के लिए राइट दिया गया है, हर व्यक्ति उसके लिए एंटाइटल्ड है। और अगर हम आर्टिकल 23 की बात करते हैं तो आर्टिकल 23 में कार्य करने और नियोजन के स्वतंत्र चयन का अधिकार दिया गया है। मीन एवरीवन हैज राइट टू वर्क, टू फ्री चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टू जस्ट एंड फेवरेबल कंडीशन ऑफ वर्क। ये जो काम करेंगे उसकी कंडीशन भी गुड होना चाहिए, साउंड फेवरेबल होना चाहिए, एंड टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन भी देता है क्लॉज 1 आर्टिकल 23। अब अगर हम बात करते हैं क्लॉज 2 की, एवरीवन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हैज द राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का राइट क्लॉज 2 आर्टिकल 23 ऑफ यूडीएचआर में मेंशन किया गया है। और अगर हम क्लॉज 3 की बात करें, एवरीवन हु वर्क्स हैज द राइट टू जस्ट फेवरेबल रिम्यूनरेशन, उसको जस्ट न्यायोचित उचित रिम्यूनरेशन पारिश्रमिक दिया जाएगा, इंश्योरिंग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली एन एग्जिस्टेंस वर्दी ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड सप्लीमेंटेड इफ नेसेसरी बाय अदर मीन्स ऑफ सोशल प्रोटेक्शन। मीन सोशल प्रोटेक्शन के लिए और उसकी फैमिली के लिए, उसके अपने आप के लिए न्यायोचित फेवरेबल रिम्यूनरेशन भी उस व्यक्ति को प्राप्त करने का अधिकार है। एवरीवन हैज द राइट टू फॉर्म एंड टू ज्वाइन ट्रेड यूनियंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज इंटरेस्ट। ये क्लॉज 4 में मेंशन किया गया है कि हर व्यक्ति को राइट टू फॉर्म एंड ज्वाइन ट्रेड यूनियंस की बनाने का, उन्हें ज्वाइन करने का, प्रोटेक्शन ऑफ हिज इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को, अपने हित को संरक्षित करने के लिए आपको ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार भी क्लॉज 4 आर्टिकल 23 देता है। अगर हम आर्टिकल 24 की बात करें, अभी हमने ये जो क्लॉज 4 के चारों डिस्कस किए, एवरीवन हैज राइट टू वर्क क्लॉज 1 आर्टिकल 23, एवरीवन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हैज द राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क क्लॉज 2 आर्टिकल 23, क्लॉज 3 आर्टिकल 23 की हमने बात की, एवरीवन हु वर्क्स हैज राइट टू जस्ट एंड फेवरेबल रिम्यूनरेशन फॉर हिमसेल्फ एंड फैमिली, एंड क्लॉज 4 आपको ट्रेड यूनियन बनाने और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट, ट्रेड यूनियन बनाकर अपने इंटरेस्ट, अपने हित को संरक्षित करने का अधिकार क्लॉज 4 आर्टिकल 23 में दिया गया है। आर्टिकल 24 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 एक तरफ से देखा जाए तो इट इज वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स रिगार्डिंग फॉर ऑल्सो एम्प्लॉयज।
अवकाश और विश्राम का अधिकार आर्टिकल 24 में दिया गया है। इसमें क्या लिखा है? एवरीवन हैज राइट टू रेस्ट एंड लेजर इंक्लूडिंग रीजनेबल लिमिटेशंस ऑफ वर्किंग आवर्स एंड पीरियोडिक हॉलीडेज विद पे, कि जो हॉलीडे, हर व्यक्ति को आराम करने का अधिकार है, विश्राम करने का अधिकार है, लेकिन रीजनेबल लिमिटेशंस भी होगी वर्किंग आवर्स की, कि आप आराम करिए, विश्राम करिए, और आप जो काम करेंगे उस काम के वर्किंग आवर्स जो होंगे वो भी अंडर लिमिटेशंस होंगे, लिमिटेशंस रीजनेबल होंगी, एंड आपको टाइम टू टाइम छुट्टियां भी मिलेंगी, हॉलीडेज भी मिलेंगे, और हॉलीडेज भी विथ पे, मीन उनकी आपको सैलरी, आपको पैसा भी मिलेगा, मनी भी पेएबल होगी विथ पे। दिस लाइन भी अंडरलाइन, हॉलीडेज विथ पे, हॉलीडेज होंगे लेकिन आपको पेमेंट भी उनकी मिलेगी, इसलिए आर्टिकल 24 हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस। अब हम आर्टिकल 25 की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 25 एक्चुअली में क्या कहता है? आर्टिकल 25 अपने और अपने कुटुंब के स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार देता है। मीन एवरीवन हैज द राइट टू अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एडिक्वेट फॉर द हेल्थ एंड वेल-बीइंग ऑफ हिमसेल्फ and of his family, including food, clothing, housing, medical care, necessary social services, and right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age, or other lack of livelihood in circumstances beyond his control. इट मीन्स कि हर व्यक्ति को अपने और अपने कुटुंब के स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार आर्टिकल 25 में दिया गया है। इसमें कई पर्सन्स को इंक्लूड किया गया है, सिकनेस, डिसेबिलिटी, विडोहुड, ओल्ड एज, अदर लैक ऑफ लाइवलीहुड इन सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड हिज कंट्रोल। इसलिए आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल्सो फॉर द पर्पजेस ऑफ रिसर्च। मीन एवरीवन हैज राइट टू अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एडिक्वेट फॉर हेल्थ एंड वेलबीइंग हिमसेल्फ और फैमिली। क्लॉज 2 भी बहुत जरूरी है, हमारे इंडिया में इसको काफी इंप्लीमेंट किया गया है क्लॉज 2 आर्टिकल 25 को। मदरहुड एंड चाइल्डहुड आर इंटाइटल्ड टू स्पेशल केयर एंड असिस्टेंस। All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection. Mean motherhood, childhood, स्पेशल केयर के लिए उन्हें एंटाइटलमेंट दिया गया है, स्पेशल मदद के लिए एंटाइटलमेंट दिया गया है। अगर हम इंडिया की बात करें तो आर्टिकल 15(3) मीन क्लॉज 3 आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है। वो स्पेशली कहता है कि महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य विशेष विधि बनाने से निवारित नहीं होगा। मीन स्टेट शैल नॉट बी प्रिवेंटेड फॉर मेकिंग स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू विमेन एंड चिल्ड्रन। इसलिए इसे हम प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट आइए आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 जो है वो एक्चुअली में शिक्षा के अधिकार की बात करता है। अगर शिक्षा का अधिकार जो है वो आर्टिकल 26 यूडीएचआर में दिया है, एवरीवन हैज द राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन शैल बी फ्री एटलीस्ट इन द एलिमेंट्री एंड फंडामेंटल स्टेजेस। मीन एलिमेंट्री और फंडामेंटल स्टेजेस पर एजुकेशन फ्री होगी। हमारे इंडिया में भी आर्टिकल 21A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो भी निःशुल्क फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है, लेकिन हायर एजुकेशन फ्री की बात नहीं कर रहे हैं हम। लेकिन हर व्यक्ति को, किसी भी एज का हो, हर व्यक्ति को राइट टू एजुकेशन अवेलेबल है। एंड आगे अगर हम बात करें तो यही जो हमारा क्लॉज 1 आर्टिकल 26 है, एलिमेंट्री एजुकेशन शैल बी कंपलसरी। एलिमेंट्री जो प्राथमिक शिक्षा है वो कंपलसरी होगी और उसके लिए सरकार एटलीस्ट फ्री व्यवस्था करेगी, हमारे इंडिया में की गई है। टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन शैल बी मेड जनरली अवेलेबल एंड हायर एजुकेशन शैल बी इक्वली एक्सेसिबल टू ऑल ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। मेरिट के बेसिस पर टेक्निकल, प्रोफेशनल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन अवेलेबल होगी। द सेम थिंग हैज बीन मेंशन अंडर क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 26। अगर हम क्लॉज 2 की बात करें तो क्लॉज 2 में क्या लिखा हुआ है 26 में? वो ये कहता है एजुकेशन शैल बी डायरेक्टेड टू द फुल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, ह्यूमन एंड पर्सनैलिटी की व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, एंड टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स। It shall promote understanding, tolerance, and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of United Nations for the maintenance of peace. शांति बनाए रखने के लिए education shall be directed to full development of human पर्सनैलिटी, कि एजुकेशन जो है वो इस तरह से निर्देशित की जाए कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो जाए और वो
पूरे विश्व में शांति स्थापित करे, और एजुकेशन के जो ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। एंड क्लॉज 3 पेरेंट्स के बारे में है। क्लॉज 3 आर्टिकल 26, पेरेंट्स हैव अ प्रायोर राइट टू चूज द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट शैल बी गिवन टू देयर चिल्ड्रन। मीन पेरेंट्स को अधिकार दिया गया है, वो भी प्रायोर राइट टू चूज द काइंड ऑफ एजुकेशन, कि वो शिक्षा के प्रकार को चूज कर सकते हैं, शैल बी गिवन टू देयर चिल्ड्रन, जो उनके बच्चों को दी जाएगी। आर्टिकल 27 जो है वो सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने के अधिकार की बात करता है। एवरीवन हैज द राइट फ्रीली टू पार्टिसिपेट इन द कल्चरल लाइफ ऑफ द कम्युनिटी, टू एंजॉय द आर्ट्स एंड टू शेयर इन साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड इट्स बेनिफिट। सांस्कृतिक जो जीवन है उसमें आप फ्रीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कल्चरल लाइफ है, एंड टू एंजॉय द आर्ट्स, आप कला जो है उसका उपभोग कर सकते हैं, एंड टू शेयर इन साइंटिफिक एडवांसमेंट, साइंटिफिक एडवांसमेंट का जो अग्रसरण है और उसके जो फायदे हैं उनसे संबंधित जो राइट्स हैं वो क्लॉज 1 आर्टिकल 27 में दिए गए हैं। एंड क्लॉज 2 आर्टिकल 27 कहता है एवरीवन हैज द राइट टू द प्रोटेक्शन ऑफ द मोरल and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author। मीन ये जो क्लॉज 2 आर्टिकल 27 है ये हर व्यक्ति को संरक्षण की बात कर रहा है। राइट टू द प्रोटेक्शन ऑफ मोरल मटेरियल इंटरेस्ट जो है, एंड साइंटिफिक लिटरेरी आर्टिस्टिक प्रोटेक्शन है, उसके बारे में ये बात कर रहा है। आर्टिकल 28 क्या है? एक्चुअली में हमारा जो आर्टिकल 28 है वो सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अधिकार देता है। Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this UDHR, mean this declaration, can be fully realized। कि हर व्यक्ति को सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अधिकार आर्टिकल 28 में दिया गया है। आर्टिकल 29 है वो कुछ ड्यूटीज की बात करता है। इसमें 3 क्लॉजेस दिए गए हैं। आर्टिकल 29 डिवाइडेड इनटू 3 क्लॉजेस 1 to 3। एवरीवन हैज ड्यूटीज टू द कम्युनिटी इन विच अलोन द फ्री एंड फुल डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी इज पॉसिबल। कि अगर हम अधिकारों की बात करें तो केवल अधिकारों से काम नहीं चलता, कर्तव्य भी व्यक्ति को करना पड़ते हैं। तो ये उन्हीं कर्तव्यों की बात कर रहे हैं कि व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी होना चाहिए। तो उन्हीं कर्तव्यों से रिलेटेड है ये आर्टिकल 29। और आर्टिकल 29 जो है वो इम्पोर्टेंट बात है इसका क्लॉज 3, वो ये कहता है दीज राइट्स एंड फ्रीडम्स में इन नो केस बी एक्सरसाइज कंट्रेरी टू द पर्पज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। कि इस यूडीएचआर में जो राइट्स मेंशन किए गए हैं, जो कि मैंने आपको बताए हैं ह्यूमन राइट्स, उन ह्यूमन राइट्स का जो यूज है वो यूएन पर्पजेस और प्रिंसिपल्स के विरुद्ध किसी भी कंडीशन में नहीं किया जा सकता। जो राइट्स हैं एंड फ्रीडम्स दोनों की बात करें, अधिकार और स्वतंत्रताएं इस यूडीएचआर में जो मेंशन की गई हैं उनका प्रयोग कोई भी व्यक्ति जो यूनाइटेड नेशंस है, यूएनओ है, उसके प्रिंसिपल्स, उसके सिद्धांत और उद्देश्यों के विरुद्ध नहीं कर सकता है। ये क्लॉज 3 बताता है। ये कुछ ड्यूटीज हैं जो आर्टिकल 29 में मेंशन की गई हैं। आर्टिकल 30 क्या कहता है? लास्ट आर्टिकल है इस यूडीएचआर का। वो ये कहता है कि इस यूडीएचआर का इस तरह से इंटरप्रिटेशन नहीं किया जाएगा, निर्वचन नहीं किया जाएगा जिससे कि एनी ऑफ द राइट्स एंड फ्रीडम्स, कि कोई भी राइट और फ्रीडम है जो इस यूडीएचआर में मेंशन की गई हैं वो डिस्ट्रक्शन की बात करती हो। मीन नथिंग इन दिस डिक्लेरेशन मे बी इंटरप्रिटेड एज इम्प्लाइंग फॉर एनी स्टेट, ग्रुप और पर्सन एनी राइट टू एंगेज इन एनी एक्टिविटी और टू परफॉर्म एनी एक्ट एम्ड एट डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी ऑफ द राइट्स एंड फ्रीडम सेट फॉर हियर इन। मतलब कोई भी व्यक्ति इस डिक्लेरेशन का, कोई स्टेट, कोई व्यक्ति, कोई ग्रुप इस तरह से इसका इंटरप्रिटेशन नहीं करेगा कि इसमें जो मेंशन्ड राइट्स हैं, फ्रीडम्स हैं, उनका डिस्ट्रक्शन हो जाए, उनका विनाश हो जाए। मीन आप इसके फेवर में ही काम करेंगे, इसके अगेंस्ट में काम नहीं करेंगे। क्लॉज 3 आर्टिकल 29 भी एक इसी तरह का
काइंड बताता है, और प्लस आर्टिकल 30 भी इसके इंटरप्रिटेशन आप इस यूडीएचआर के डिस्ट्रक्ट करने के लिए नहीं करेंगे। इट हैज बीन मेंशन्ड। अब हम बात करते हैं माय डिफरेंस, ये यूडीएचआर है, 30 आर्टिकल्स हैं, जो मेन राइट्स हैं वो मैंने अभी आपको बताए, और प्लस ऑल्सो आई हैव क्लैरिफाइड कि ये जो हमारी यूडीएचआर है इसमें सिविल पॉलिटिकल राइट्स एंड सोशल इकोनॉमिक कल्चरल राइट्स, मिसलेनियस राइट्स भी मेंशन किए गए हैं। उसके बारे में हमने ब्रीफली डिस्कस किया। Right now, my defense, I would like to tell you something further about this UDHR। अगला क्वेश्चन ये है, क्या ये जो UDHR है ये एक बाइंडिंग फोर्स रखती है? ये यूएन के द्वारा बनाई तो गई है, अडॉप्ट तो की गई है, लेकिन क्या कोई भी कंट्री, कोई भी नेशन इसका पालन करने के लिए बाध्य है? क्या ये बाइंडिंग फोर्स रखती है? तो अगर हम इसकी स्टडी करते हैं, आफ्टर स्टडी ऑफ दिस यूडीएचआर, देन वी कैन से दैट क्या इसका लीगल इंपॉर्टेंस और बाइंडिंग फोर्स है? तो ब्रीफली तो हम कह सकते हैं कि अगर हम एज कस्टमरी लॉ की बात करते हैं कि इसका पालन करते करते ये एज कस्टमरी लॉ, दिस हैज लीगल बाइंडिंग फोर्स। अगर हम कस्टमरी लॉ की बात करें, कस्टमरी लॉज के बेसिस पर बात करें कि ये रूढ़ी और प्रथा का इसने रूप धारण कर लिया है, और इसलिए ये एक प्रभाव रखती है, बाइंडिंग फोर्स रखती है, बंधनकारी प्रभाव रखती है। इसके बाद आने वाले वीडियोस में हम एक क्रिटिकल स्टडी करेंगे अबाउट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी कमेंट्स हमें भेजिए। थैंक यू सो मच।